अगर पब्लिक अभी भी नहीं समझी, मैं दलित या मुस्लिम को नहीं कह रही हूँ, मैं आपको आज बहुत बड़ा सच बता रही हूँ जनता को कि मुस्लिम परेशान कभी नहीं होते, ना मुस्लिम परेशान है, उनको सिर्फ टारगेट किया जाता है। और दलितों को भी यही टारगेट दिया जाता है कि भाई एजुकेशन में वो पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि आप लोगों की वजह से पीछे हैं, आप बढ़ने नहीं देते हो। दूसरी बात ये कि भाई अगर हमारी जनता अभी भी नहीं समझती है कि ये जो वोट बैंक वाले, चाहे वो बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन हो, कोई भी हो, ये सिर्फ आपको बंद आंखों से भी और खुली आंखों से भी बेवकूफ़ बना रहे हैं आपका। ये आप समझ जाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है, हर उस जनता से जो वोटर है और वोट देने का हक है, तो प्लीज़ अपने आप को सोच समझ के वोट दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दक्षिणी दिल्ली की जो लोकसभा की सीट है इस समय बड़ी ही चर्चित है। जी हाँ, हॉट सीटों में से अगर हम कह सकते हैं तो सीधी लड़ाई इस समय दिल्ली की जो है त्रिकोणीय मुकाबले में आप देख सकते हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा की सीट को। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यानी कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, सबको भागीदारी की बात करने वाले राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके से सही राम पहलवान यहाँ से दक्षिणी लोकसभा सीट से प्रत्याशी है, वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो रमेश बिदूड़ी के बाद से जिस तरीके से रामवीर सिंह बिदूड़ी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे बड़ी जो एंट्री है मुस्लिम चेहरे को लेकर के बहन मायावती ने अब्दुल वासिद को प्रत्याशी बना दिया। उसके बाद से जो मुकाबला है दक्षिणी दिल्ली का वो बेहद ही रोमांचक हो चुका है। तो चलिए उनकी मिसेज है उनसे चर्चाओं को शुरू करते हैं कि वाकई में दक्षिणी दिल्ली का जो माहौल है इस बार क्या बीएसपी के पाले में जा रहा है और बहन मायावती क्या पहली बार देश की दलित समाज की एक बेटी प्रधानमंत्री बनेगी, सबसे बड़ा सवाल। स्वागत है मैडम आपका। जिस तरीके से दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट को लेकर के अब्दुल वासिद जी को प्रत्याशी बनाया गया, क्या लग रहा है जो लड़ाई है अब सीधी त्रिकोणीय हो चुकी है क्या दक्षिणी लोकसभा सीट को लेकर के? जी पक्का हो चुकी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बहुत सपोर्टर है और श्री मायावती जी ने जो हमारे साथ इतना बड़ा हमें टिकट दे के और हम पे इतना बड़ा यकीन किया है, तो हम उनके भरोसे पे 110% पूरा उठेंगे। और रही बात ये बीजेपी जो अभी क्या नाम बताया आप? रामवीर सिंह बिदूड़ी। राम सिंह बिदूड़ी और सही राम पहलवान जी, मैं ये देखती हूँ कि आप साउथ में किसी भी एरिया में चले जाइए, एक तो इतने गड्ढे मिलेंगे आपको, कोई काम उनका मुझे नज़र नहीं आता। हर इंसान किसी ना किसी चीज़ से मजबूर रहता है। कभी ठेलियाँ हटा दी जाती हैं एरिया से, उन गरीबों के पेट पे लात मार दी जाती है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि अगर किसी इंसान की डेट है कोर्ट में या कोई ऑफिस जा रहा है, किसी को बहुत इमरजेंसी, हॉस्पिटल में आप एम्बुलेंस देख लीजिए, एम्बुलेंस के लिए लोग जगह नहीं छोड़ते। और क्या होता है कि जाम इस कदर होता है कि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रेड लाइट पे नज़र नहीं आता। तो ये किसका सिस्टम है? ये क्यों ऐसा हो रहा है इन लोगों की सरकार में? और यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि जो दो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको आप लोग इस बार मुद्दा बनाने की तैयारी में है। देखिए, सवाल इन्होंने बड़ा बढ़िया उठाया है कि दक्षिणी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैफिक जो है सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गरीब तबके के जो लोग हैं, सबसे बड़ी आबादी है यहाँ की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की, जिस तरीके से उनके साथ मतलब कहते हैं कि उनके साथ बर्ताव होता है यहाँ पर, जिस तरीके से रेडी पटरी वालों को, उन मुद्दों को लेकर के ये लोग इस बार मैदान में रहेंगे। क्या जिस तरीके से ट्रैफिक की समस्या है, आपने कहा पानी बिजली की समस्या है, वाकई में लग रहा है कि 10 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट ने, उनके प्रत्याशियों ने यहाँ पे कुछ नहीं किया? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कुछ भी किया है। मैंने तो ये देखा है कि आप ये देखिए, जब कोई आप प्लॉट लेते हैं तो वो आप कहते हैं कि ये ऑथोराइज्ड है, फिर उसके बाद जब वो बन जाते हैं तो आप अपने राज्य में 12-10 साल में जाके उसको एमसीडी के उससे तुड़वा देते हैं उसको। तो आप ये बताइए सिस्टम क्या है? आप गरीबों के बसाए घरों को कितना तुड़वा दिया है? किसका हाथ है इसमें? आप एमसीडी केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जी का हाथ है, मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल जी का हाथ है, मगर आप दोनों की लड़ाई में जिन गरीबों का
खाने के लिए पैसे नहीं कमा पा रहे हैं और रहने के लिए उनके लिए एक छत नहीं मिल पा रही, तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो एसी में बैठे हुए हैं और भाषण दे के हट जाते हैं। कभी सड़क पर धूप में निकल के देखें और गड्ढों का सामना करें, जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़िंदगी नेता वही होता है जो रोड पे उतर के आप जनता का दुख समझे। अरे मोदी जी कहाँ दुख समझते हैं, उन्हें तो अपने महंगे महंगे कपड़े पहनने से फुर्सत नहीं मिलती है और इन लोगों को भाषण देने से फुर्सत नहीं मिलती है। और ये जो रमेश बिदड़ी हैं, सॉरी जो क्या नाम है, राम सिंह और दूसरे जो हैं ये सही राम पहलवान, इन दोनों में मुझे कोई अंतर नजर नहीं आता। ये सिर्फ अपनी 5 साल की सत्ता बचाने के लिए सिर्फ वोट का ही सहारा लेते हैं और इमोशनल लोगों को जाके दबाने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ के किंग हैं और आप हमें वोट दोगे। तो वोट दबाव से नहीं मिलता है, कुछ करोगे जब। वो जनता बेचारी इतनी मासूम है कि वो डर के मारे नहीं बोलती। ये दुनिया का एक कड़वा सच है कि सत्ता गलत इंसान के हाथ में होगी तो जनता मजबूर ही रहेगी। गलत इंसान के हाथ में होगी सत्ता तो मजबूरियां आती हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से प्रत्याशी अब्दुल बासित जी को बीएसपी की तरफ से बनाया गया, क्या वाकई में लगता है कि अब्दुल बासित वो चेहरे होंगे कि सत्ता सही हाथ में जाएगी? वो आएंगे तो शायद ये जो डबल माइंड और डबल फेस का गेम होता है कि झुग्गी बसाओ भी चुनाव में और झुग्गी फिर तोड़ो भी, वो नहीं होगा। जी देखिए, मैं बताऊं, अब्दुल बासित जी एक वो मिसाल हैं, उनका नाम ही बहुत काफ़ी है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि वो खुद नहीं उठाए गए, उन्हें जनता ने उठाया है और उन्होंने जनता ने ये कहा है कि आने वाले वक्त में आप हमारा साथ देंगे। तो इसी वजह से हमने यही कदम उठाया अब्दुल बासित जी ने कि भाई मुझे उठना है और जनता का सपोर्ट करना है। क्योंकि लोग जैसे जैसे हमारे पास आते थे, मेरी कॉलेज में एक लड़की फ्रेंड है, उसकी मम्मी 2 रेड़ियाँ लगाती थी 3, उसने मुझे कॉल किया कि मैम प्लीज़ मेरी ऐसे ऐसे हो गए और हमारा तो राशन भी उसी से चलता है, जो 200 रुपये शाम में आते हैं तो हम उसी से खाना बनाते हैं। तो आप यकीन मानिए मेरी आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ 15 साल से यहाँ रेड़ियाँ लगा रहे थे, जब क्या ये लोग अंधे थे जो एमसीडी पैसे ले लेके जाते हैं हमसे महीने के? आज ऐसी क्या चीज़ हो गई, अगर हम इन लोगों के खिलाफ बोल देते तो ये हमारी रेड़ियाँ हटवा देते हैं। यानी जो ये अवैध वसूली का धंधा है दिल्ली के अंदर, इसके ऊपर भी आप लोग लड़ाई लड़ेंगे अगर आपके हाथ में जीत आती है यहाँ से? तो ऑब्वियसली लड़ेंगे। क्यों? या तो आप वो रास्ता दिखाइए जो सही है, वरना आप जनता को इमोशनली बहकाइए मत। या तो आप कहते हैं ये तुम्हारा है और उसके बाद ही फिर पीछे जाके आप अपने बंदों से कह के वो सारी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़वा देते हैं, उनके जो फड़ियाँ सब्जियों के ठेले होते हैं वो तोड़वा देते हैं। अरे आप उनके दिल से तो पूछो, हिंदू मुस्लिम करवा के, राम मंदिर करा के आप किसी का 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। ये जनता को समझना होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको समझना होगा। धर्म कभी साथ नहीं देता, धर्म आपके दिल में होना चाहिए। आपके कारोबार जो चलता है वो आपकी मेहनत से चलता है। आपको नेता चुनना पड़ेगा और अब यही बहुत अच्छा मौका है कि काजी अब्दुल बासित जो भाजपा से श्रीमती कुमारी मायावती जी ने हमें इतना बड़ा हिम्मत दी है और हमें उन्होंने इस चीज़ का मौका दिया है, तो हम चाहते हैं कि अब बड़े से बड़े जो भी काम है वो हम अपने बूते पे और मायावती जी का हाथ हमारे सर पे रहे, तो हम इंशाल्लाह उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। देखिए, इन्होंने एक चीज कहा कि नेता चुनो, धर्मगुरु नहीं चुनो। अब धर्मगुरु की बात क्यों होती है, मैं आपको बताता हूं क्यों बात ये उठ करके आता है। माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के देश भर में कहा कि भाई उनके समर्थक कहते हैं जो राम को लाए उनको लाएंगे, यानी मुद्दा धर्म का आ गया। वहीं हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन राहुल गांधी, जो कहते हैं कि भाई दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हम बहुत बड़े हितैषी हैं। उनके जो साझेदार हैं दिल्ली के समय अरविंद केजरीवाल, ये हर मोहल्ले में हनुमान चालीसा कराते हैं मंगलवार को। यानी कि दोनों को ही नेता नहीं चाहिए, दोनों को ही विकास नहीं चाहिए, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों को सिर्फ और सिर्फ धर्मगुरु चाहिए, यानी धर्म की राजनीति चाहिए। वहीं अगर हम बीएसपी की बात करते तो बीएसपी कहती है कि धर्म की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति होनी चाहिए। 5 किलो मुफ्त का राशन की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसे अपने बेटे को शिक्षित करो कि वो घर, बंगला और गाड़ी भी खरीद सके। 5 किलो राशन ही किस्मत तय नहीं करेगा देश के दलित और अल्पसंख्यक का, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी लगभग 52% दलित और मुसलमानों की है। लेकिन उनको भागीदारी देने के नाम पर सांप सूंघ जाता है अरविंद केजरीवाल को, सांप सूंघ जाता है राहुल गांधी को, सांप सूंघ जाता है नरेंद्र मोदी को। ये सबसे बड़ा सवाल है।
मुसलमानों को भागीदारी के नाम पर सब चुप हो जाएंगे, क्यों? अब देखिए, जैसे मायावती जी ने दिल्ली में 7 सीटें उतारी, जिसमें उन्होंने 2 मुसलमानों को उतारा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की भी बात है। और जो राहुल गांधी जी को ले लीजिए, वो मुसलमानों के बहुत बड़े भक्त बनते हैं कि हम आपके साथ हैं, हमने क्या किया। केजरीवाल जी को ले लीजिए, वो बहुत अपने आप को बनते हैं कि भाई हम मुसलमानों के साथ हैं। ठेकेदार बनेंगे मुस्लिम। ये जी पक्के ठेकेदार बने हुए हैं। और मुसलमान एक वो कौम है जो दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं सोचती। तो वो रिश्तों को अहमियत समझ, मतलब रिश्तों को देखते हुए कि भाई केजरीवाल और ये हम लोगों को हमेशा अंधा करते आए हैं, यानी बहकावे में। हाँ, बहकावे में लेते आए हैं। मगर मैं आज राहुल गांधी से भी और केजरीवाल की जो मिसेज हैं, मैं अब उनसे भी कहना चाहती हूँ, ये जो आप गेम खेल रहे हो, डबल गेम, इससे अच्छा तो मोदी जी हैं। वो बोल तो रहे हैं मैं हिंदू का समर्थक हूँ और मुसलमान के खिलाफ हूँ। आप तो हमारा इमोशनल बेवकूफ़ भी बना रहे हो और हमें तुमने पूरे दिल्ली में कहीं भी हमें टिकट नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने, मैं आपको एक चीज़ सुनाती हूँ, 2 लाइनें, कि आप मुसलमान सियासत का वो यतीम बच्चा है। वो सियासत का यतीम बच्चा है। इलेक्शन के वक्त उसको गोद ले लिया जाता है और इलेक्शन के बाद उसे फिर यतीम खाने छोड़ दिया जाता है। क्या आप हमेशा मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और हम बनते रहेंगे? अब ये खेल बहुत कम हो चुका है। और इस बारे में मैं यही कहूँगी कि मुसलमानों से भी कि अपनी आंखें खोल लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ना हमारी बीजेपी है, ना हमारे राहुल गांधी है, ना हमारे आम आदमी है। कुमारी मायावती ने शुरू से हमारा समर्थन किया है। वो दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ कदम से कदम खड़े रही हैं वो। और उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटियाँ खोली हैं, उन्होंने कितने काम किए हैं, उन्होंने कितनी लोगों को जॉब दिलवाई है, कितना कुछ किया। उन्होंने खुलेआम, वो किसी से नहीं डरती। और ये लोग हमारे साथ सामने हमारे वोट लेते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं और पीछे जाके हमारे ही खिलाफ भरते हैं, हमारे बच्चों को जेल डलवाते हैं, हमारे बच्चों से नाजायज़ काम करवाते हैं। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं राहुल, इन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक वक्त तक आप सियासत खेल सकते हो, जब ऊपर वाले की लाठी चलती है ना, तो फिर किसी की सियासत नहीं चलती। तो आप संभल जाओ। एक चीज़ इन्होंने बड़ा बढ़िया कहा कि मुस्लिम समाज वो यतीम बच्चा है कि चुनावों के समय में गोद में कांग्रेस भी उठाती है, यानी राहुल गांधी भी, आम आदमी पार्टी भी उठाती है और तमाम ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है जो कहती है कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं। लेकिन चुनाव बीतते ही उस यतीम बच्चे को फिर से गोद से नीचे उतार करके कचड़े के ढेर में, कोट अनकोट में कह रहा हूँ, कचड़े के ढेर में वापिस कर दिया जाता है। यानी आप देश की भागीदारी की जब बात आएगी तो फिर आप चेहरे हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। जब वोट लेना होगा तो यही राहुल गांधी गोद में बैठाएंगे, आम आदमी पार्टी गोद में बैठाएगी। लेकिन जब राज्यसभा भेजना होगा तो कौन जाएगा? मुस्लिम चेहरा नहीं जाएगा। कौन जाएगा? दलित नहीं जाएगा। लेकिन वोट बैंक की राजनीति जरूर करेंगे। तो देश के तमाम मुस्लिम चेहरे और दक्षिणी दिल्ली के लोकसभा से जितने भी मुस्लिम समर्थक है, वोटर है, एक बड़ा सवाल आज यही उठता है कि क्या वाकई में ये परिवर्तन का बेला है, इसमें बदलाव होने वाला है, या फिर आप फिर से उन्हीं की गोद में बैठकर यतीम बनने को तैयार है? आपको क्या लगता है, यतीम बनने को फिर से समाज तैयार होगा? इस बार लग रहा है परिवर्तन होगा। आखिरी सवाल, देखिए, अगर पब्लिक अभी भी नहीं समझी, मैं दलित या मुस्लिम को नहीं कह रही हूँ, मैं आपको आज बहुत बड़ा सच बता रही हूँ जनता को कि मुस्लिम परेशान कभी नहीं होते, ना मुस्लिम परेशान है। उनको सिर्फ टारगेट किया जाता है और दलितों को भी यही टारगेट दिया जाता है कि भाई एजुकेशन में वो पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि आप लोगों की वजह से पीछे हैं, आप बढ़ने नहीं देते हो। दूसरी बात ये कि भाई अगर हमारी जनता अभी भी नहीं समझती है कि ये जो वोट बैंक वाले, चाहे वो बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन हो, कोई भी हो, ये सिर्फ आपको बंद आंखों से भी और खुली आंखों से भी बेवकूफ़ बना रहे हैं आपका। ये आप समझ जाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है, हर उस जनता से जो वोटर है और वोट देने का हक है, तो प्लीज़ अपने आप को सोच समझ के वोट दीजिएगा, बस। चलिए, इन्होंने बहुत बढ़िया आप बात कही आज की, सोच समझ कर वोट करिएगा। आखिरी क्षण में मैं भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड करना चाहूँगा। यूपी की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की राजनीति से आते हैं, सिर्फ 2.5% वोट समझिएगा।
और भागीदारी क्या है? उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बेटा सांसद का चुनाव लड़ रहा है। अनुप्रिया पटेल, प्रियंका पटेल, दो बड़े चेहरे, मात्र 2.5 से 3% का वोट बैंक है, केंद्र की सत्ता में इस समय मंत्री बनी है। यानी देश की आबादी में 2.5 से 3% आबादी रखने वाले लोग इस समय केंद्र की सत्ता में भागीदार हैं और देश का 22% मुस्लिम समाज आज भी दरी बिछाने को तैयार है कांग्रेस के लिए, क्यों कहते हैं कांग्रेस हमारी है। आम आदमी पार्टी का झंडा उठाएंगे, कहेंगे कि आम आदमी हमारा है। सवाल यह है कि तुम्हें भागीदारी कौन दे रहा है? भागीदारी देने वाली बहन मायावती, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती हैं, जो 7 सीटों में दिल्ली में 2 देती हैं। तो इस समाज को समझना होगा, कब तक दूसरों का झंडा उठाओगे और दरी बिछाओगे? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।